नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबाग। यह वीडियो का सेशन उन विशेष शिक्षकों के लिए बेहतरीन होने जा रहा है और खासकर उन विशेष शिक्षकों के लिए है जो ईपीएफ का पैसा निकालने की सोच रहे हैं या निकालने जा रहे हैं, क्योंकि आपको ईपीएफ का पैसा निकालना ही है, क्योंकि आप ईपीएफ से अलग होकर एनपीएस की तरफ चले गए हैं। तो ईपीएफ का पैसा आपको निकालना है ही। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताएँगे कि क्या ईपीएफ का पैसा एक ही बार में निकलेगा? कितनी बार में निकलेगा और कितनी बार में आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, ना कि ये वीडियो एक विशेष शिक्षक के लिए, उन कर्मियों के लिए भी है कि जो कर्मी आपको फुल एंड फाइनल विथड्रॉल करना चाहते हैं ईपीएफ का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे पहले अपने साथ जुड़ें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और अनलाइक की बात लास्ट में आती है। कमेंट अगर आप अनलाइक करते हैं तो क्यों? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है और कैसे फाइनल विथड्रॉल के सिस्टम काम करेगा और इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के सेशन में हम जानेंगे कि क्या एक बार में आएगा पैसा? ईपीएफ और ईपीएस क्या है? कितने फॉर्म भरने होंगे? ईपीएफ क्लेम फॉर्म 19 क्या है और ईपीएफ क्लेम फॉर्म 10 सी क्या है? तो जी हाँ, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ कि क्या एक बार में पैसा आएगा? नहीं, एक बार में पैसा नहीं आएगा, क्योंकि प्रोविडेंट फंड के जो पैसे होते हैं 2 अलग-अलग आपको स्कीम में पैसे जाते हैं। वो कौन-कौन से स्कीम है? तो अगर बात 2 फंड में और 2 अलग-अलग स्कीम में पैसे जाते हैं, तो दोनों के लिए फॉर्म भी अलग-अलग भरने होते हैं। तो इसीलिए है कि पैसा एक बार में नहीं आएगा, पैसा 2 बार में आएगा। तो पहले देखते हैं कि कौन-कौन से स्कीम में पैसा जाता है। आइए आपसे उससे रूबरू कराते हैं। एक होता है ईपीएफ और एक होता है आपको ईपीएस। इसको जान लेते हैं कि ईपीएफ क्या है और ईपीएस क्या है। बड़े बेसिकली और सामान्य और सरल ढंग से जानते हैं कि ईपीएफ का मतलब यहाँ जानिए, कुछ चीज़ें आपकी स्क्रीन पे आ भी रही होंगी, आप उसे पढ़ भी सकते हैं। ईपीएफ माने एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड और एक होता है ईपीएस। एस एस इसका मतलब एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम। जो भी पैसे कटते हैं एम्प्लॉयी के, उसके प्रोविडेंट फंड में भी जाते हैं, आपको भविष्य निधि में जाते हैं और एक जाता है पेंशन के स्कीम में। प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि और भविष्य के लिए बचाए गए पैसे जिस आपको निधि में जाती है उसको प्रोविडेंट फंड के कैटेगरी में डालते हैं और ईपीएस पेंशन स्कीम 2 जगह पैसे जाते हैं। तो आइए इसको थोड़ा-सा और एलोबरेट करके हम आपको रुपए के माध्यम से समझते हैं, एक उदाहरण के रूप में कि ईपीएफ और ईपीएस आखिर काम कैसे करता है। आप यहाँ देखा होगा आपने कि 12% डिडक्ट होता है। यहाँ आपने देखा होगा सैलरी और डीए, जी हाँ, सामान्य यही है। लेकिन ईपीएफ के और एक नियम है कि आप 15,000 पे उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बेसिक शिक्षा की कैटेगरी में 15,000 रुपए पे ही आपका बस 12% कटता है और उतना ही एम्प्लॉयर देता है, यानी विभाग देता है। चलिए देखते हैं थोड़ा एनपीएस बार-बार आ रहा है, ईपीएस और ईपीएफ के बारे में थोड़ा इसको समझते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान दे दीजिएगा, 8.33 और 3.67 इसको समझने की ज़रूरत है। जो आपने यहाँ देखा होगा कि एम्प्लॉयर के से जो कटता है 12% उसको 2 भागों में बाँटा जाता है, 8.33 वो ईपीएस में जाता है और 3.67% आपको पीएफ के खाते में जाता है और जो एम्प्लॉयी देता है यानी आप देते हैं, वो पूरा का पूरा ईपीएफ में जमा होता है। पहले थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। आइए मैं आपको इसको बताता हूँ। क्योंकि ईपीएफ का जो रूल है, वो ईपीएफ के रूल में कहा जाता है कि बेसिक और डीए दोनों को जोड़कर 12% आपको डिडक्ट करता है। 12% में क्या करता है? कर्मचारी के खाते से उतना डिडक्शन होता है 12% और नियोक्ता आपको देता है यानी विभाग आपको देता है। क्लियर है? या विशेष शिक्षक मामले में भी यही है। लेकिन यहाँ ईपीएफ के एक नियम के अनुसार या तो आप ऐसा प्रावधान ला सकता है कौन? नियोक्ता या उसको 15,000 आपको इसको फिक्स कर सकता है। तो इसी 15,000 पे फिक्स करके आपके बिहार के जो विशेष शिक्षक जो पहले नियोजित शिक्षक थे, उनके ईपीएफ का डिडक्शन होता था जिसमें से 15% का अगर 15,000 का 12% देखा जाए, तो यहाँ देखा जाए अगर इसको मैं थोड़ा-सा कलर अलग कर दूँ, तो 1,800 रुपए आपको कर्मचारी के खाते से यानी आपके वेतन से कटता था और 1,800 जो है विभाग देता था। क्लियर हो गया? इतना पैसा जाता था। अब यहाँ 2 चीज़ों को समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2 अलग-अलग जगह पैसे जाते हैं। जो आपके पैसे जो कटते हैं प्रोविडेंट फंड के, एक जाता है आपको ईपीएफ के अकाउंट में और एक जाता है ईपीएस के अकाउंट में। अभी हम लोगों ने जाना कि ये है एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि और ये है एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है कि जो कर्मचारी जो देता है 12% जो यहाँ पैसा उसका कटता है यानी 1,800 रुपया ये सीधा जमा हो जाता है आपको 1,800 ईपीएफ के एक खाते में और नियोक्ता जो देता है ये 2 भाग में बँटता है। ये 1,800 है, ये भाग में बँटेगा 550 और 1,250 और इसमें क्या होता है ये 550 जो है
3.7% होता है इस बारे के हिसाब में देखा जाए तो। और ये आपको इसकी कैटेगरी के अनुसार माना जाता है इसको। और ये होता है 8.33%। इस तरह के हिसाब से ये कट के जाता है। अब देखिए यहाँ देखने की जरूरत ये है, इस परसेंटेज को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज करेगा। अब ये 550 रुपया जो है ये आके आपको यहाँ जुड़ जाता है। ये टोटली 12% का ये इसको डिवाइड किया गया, जो 12% कटता है तो 3.67 और 8.33 को भाग में, इस 12 को भाग में बांटा गया है, यानी 1800 रुपए को बांटा गया है। तो 3% दो 3.67% जो है, यानी जो 550 रुपये बनता है वो आके आपको जमा होता है ईपीएफ के खाते में। तो ये कितना हो गया, 2350 रुपया हर महीना जमा होता है ईपीएफ में। क्लियर। और बचा कितना, यह 1250 रुपया, ये 1250 रुपये जमा होता है ईपीएस के अकाउंट में। ये 1250 रुपया हर महीना ईपीएस के अकाउंट में, यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। क्लियर हो गया। 2350 रुपये यहाँ जाता है और 1250 रुपया यहाँ जाता है। क्या ये मैं खुद से कह रहा हूँ? नहीं। चलिए इसको हम एक और तरीके से देखते हैं और जानते हैं कि क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। पहले इतना आप जान लीजिए कि आपके खाते से 1800 करता है, लेकिन जमा कितना होता है, 2350 रुपये। क्योंकि जो विभाग जमा करता है दो भाग में बढ़ता है, एक प्रोविडेंट फंड में जाता है 3.67% और 8.33% वो जाता है पेंशन स्कीम में। चलिए इसको देख लेते हैं, कैसे जानते हैं। हम एक अपना पासबुक खोलते हैं। चलिए हमारे सामने जो है आपको पासबुक आएगा। चलिए हम उस पासबुक को देखते हैं और समझते हैं। देखिए ये एक फाइनेंशियल ईयर का आपको पासबुक है। इस फाइनेंशियल ईयर को मान लेते हैं 21-22, तो सामान्य रूप में समझिए। अभी मैंने कहा कि आपका जो वेजेस जो निर्धारित किया गया है वो 15,000 पे निर्धारित किया गया है, और उसी 15,000 पे भी ईपीएस वाला मामला है। यहाँ दो दिख गया, ईपीएफ और ईपीएस दिख गया यहाँ। चलिए अब देखते हैं इम्प्लॉय, यानी आप कर्मचारी, 15,000 का 12% अगर बनाइएगा तो 1800 रुपये मैंने अभी बताया। जमा कितना हो रहा है, 1800। 550 रुपये कौन जमा कर रहा है, नियोक्ता, यानी 550 रुपये वो यहाँ वो जमा कर रहा है। कितना हुआ, 1800 रुपये और 550 रुपये, 2350 रुपये। और यहाँ पेंशन लिखा हुआ है, और ये कितना हो रहा है, 1250। इन दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे तो 2350 रुपया आपको पीएफ में जाता है और पेंशन में 1250 रुपये। 2350 रुपये ये हो गया, 1250 रुपये हर महीने का। आप देखिए मई, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त अगर देखेंगे कंटिन्यूअसली ऐसा ही वो पैसा जाता रहता है। क्लियर हो गया। इससे क्लियर हो गया कि दो अलग अलग फंड में, स्कीम में पैसे जाते हैं। अब देख लेते हैं कि ये फॉर्म कितने हमें भरने होंगे। जब दो स्कीम हमें पता चल गया तो फॉर्म कितने हमें भरने हैं। अब बताइए, हमारे सामने है ये ईपीएफ के वेबसाइट से उठाया हुआ है कि मेंबर कैन अप्लाई फॉर पीएफ फाइनल सेटलमेंट। चूंकि आपको फाइनल सेटलमेंट अब करना है तो किस चीज के लिए, पीएफ के लिए। ध्यान पर इसको पढ़ने की जरूरत है। पीएफ का फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 भरना है, और पेंशन विड्रॉवल बेनिफिट के लिए जो पेंशन का पैसा जाता है, क्योंकि दो कैटेगरी में जा ही रहा है, उसके लिए 10C भरना है। उसके बाद जो तीसरा है पीएफ पार्ट विड्रॉवल, यानी आंशिक अगर कराना है उसके लिए फॉर्म 31 भरना है। अब चूंकि अब आंशिक की बात रही नहीं, अब चूंकि आपको पूरा पैसा निकालना है तो ये आपके लिए अभी कोई प्रासंगिक नहीं है। आपके लिए प्रासंगिक ये है, अगर आप चाहते हैं कि हम पैसा सारा छोड़ दें, फुल एंड फाइनल नहीं करें, तो आप फॉर्म 13-31 भर के आप उसको आंशिक निकाल सकते हैं, अपना 90,000 तक निकाल सकते हैं। 75% बात कही जाती है। 90,000 निकल रहे हैं सारे बीसी शिक्षकों के। अगर 1,10,000 भरिए चाहे 1,20,000 भरिए, निकलेगा 90,000 ही। अभी आपको इन दो फॉर्म को भरना है, फॉर्म 19 को और फॉर्म 10C को। इन्हीं दो फॉर्म को जब आप भरेंगे तो आपके पीएफ के पैसे निकलेंगे। नहीं तो अगर खाली 19 भर दिया तो वही 2350 रुपये वाला जो कटता है, और इसी कट को जो जमा हुआ है वही पैसा निकलेगा। अगर 10C भरेंगे तो 1250 रुपये हर महीने जो आपके खाते में जमा हो रहा है पेंशन स्कीम में, वो निकलेगा। इन दोनों को अलग अलग करेंगे। आइए दोनों फॉर्म के थोड़ा-सा इसके परिभाषा को समझते हैं कि ये फॉर्म आखिर बेसिकली है क्या। फॉर्म 19 जो आपके सामने दिख रहा है कि ईपीएफ के नियम के अनुसार व्यक्ति जो लगातार 2 महीने तक बेरोजगार रहता है या नौकरी छोड़ देता है, तो वो फुल एंड फाइनल में क्या करता है, 19 नंबर फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और ईपीएफ क्लेम फॉर्म 19 इसको कहा जाता है। और इसी के द्वारा आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। पीएफ प्रोविडेंट फंड के, ध्यान रखिएगा दो चीजें, 10C। 10C जिसको मैंने कहा, ये कर्मचारी निधि के जो 10 साल जिसके नहीं है, आप उसके फुल एंड फाइनल निकाल सकते हैं। जी हाँ, 10 साल इसमें निर्धारित है। 10 साल से जैसे पैसा ऊपर जाएगा वो 1250 रुपये आप नहीं निकाल सकते हैं। 10 साल जिसकी नौकरी नहीं हुई है वहीं ये फुल एंड फाइनल में पेंशन का पैसा भी निकाल सकता है। हाँ, ये भी जरूर आप यहाँ जान लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि 1250 रुपये आप छोड़ दें पेंशन स्कीम में तो जमा रहेगा, बाद में लास्ट में फाइनली वो कैलकुलेट होकर आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, अगर आप चाहते हैं तो। क्लियर है, क्योंकि आपने पेंशन फंड में उसे जमा किया है। आप चाहते हैं तो नहीं निकालें तो आप उस 1250 रुपये को छोड़ सकते हैं। तो ये था वीडियो जिसके माध्यम से मैंने बताया कि अगर फुल एंड फाइनल के लिए जा रहे हैं, अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम है, जो विशेष शिक्षकों पे लागू होता है, तो फॉर्म 19 और 10C फॉर्म भर के वो फुल एंड फाइनल का पेमेंट
निकाल सकते हैं। पार्शियल निकालने के लिए आपको फॉर्म 31 भरना पड़ेगा। यहाँ यह भी जानना ज़रूरी है, कंडीशन यह भी है कि 10 सी जो पेंशन के लिए पैसा अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं कि बुढ़ापे में 1250 रुपए जो जमा हुआ है, ये थोड़ा बढ़-बढ़ के कुछ पैसा बने, हमको पेंशन के रूप में पैसा मिलता रहे। तो आप 10 सी नहीं भर के केवल पीएफ का पैसा भी निकाल सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और रिलायबल इन्फॉर्मेशन जो करना है और क्या नहीं करना है, ये आप तक पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीज़ें बताई जाती हैं। मैंने प्रयास किया कि थोड़ा-सा तार्किक और इसको फुल प्रूफ बना के आप तक पहुँचाया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।